ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल राजस्थान के चुनाव पर है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 1 घंटे के बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। दोनों ही दलों में अंतिम दिन प्रचार का भक्तिकाल नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में अयोध्या जन्मभूमि मंदिर की तस्वीरें लगाई हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने गदाधारी राहुल गांधी की तस्वीर पोस्ट की है। दोनों ही तरफ से अपनी अपनी भक्ति दिखाए जाने की कोशिश जारी है। आपको बताते चले कि राजस्थान में 200 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। पिछले बार के रिजल्ट को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि इस बार तस्वीर और तकदीर वहां की बदल जाएगी और बीजेपी की बनेगी सरकार। तो अशोक गहलोत, उनकी ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि जो कामकाज उनकी ओर से कराए गए हैं उसके आधार पर जनता उनको ही वोट देगी। लेकिन जिस तरह का भक्ति काल इन दोनों ही पार्टियों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, इन दोनों की ओर से दिखाने की कोशिश की जा रही है। राम, हनुमान और राजस्थान की जनता किस पर करेगी भरोसा? राम जी का आशीर्वाद क्या मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, या फिर हनुमान जी कांग्रेस पार्टी पर बरसाएंगे अपना प्यार, लुटाएंगे आशीर्वाद और जीत मिलेगी? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के फाइनल रण में अंतिम प्रचार के दिन भक्ति की बहार दिखी। एक तरफ चुनावी मंच पर कांग्रेस बीजेपी के स्टार प्रचारक जुटे रहे, तो दूसरी ओर मतदाताओं तक अपना अपना भक्ति संदेश देने की भी कोशिश। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर राम मंदिर दिखने लगा है, तो कांग्रेस के पोस्ट में गदाधारी राहुल के साथ बजरंगबली की जयकार दिखने लगी। और अंतिम प्रचार में इसी भक्ति की बहार पर कैसी जुबानी तकरार है वो भी सुन लीजिए। आप तो लायक नहीं हो, गदा के हाथ लगाने लायक भी नहीं हो। यही कांग्रेस और यही राहुल गांधी भगवान राम को काल्पनिक बताते थे। गदा उठाने से आप हनुमान जी नहीं मर पाते। ये ठेकेदार हैं, इनसे पूछ के मैं भक्ति करूंगा। मेरे और मेरे भगवान के बीच में दलालों का क्या काम? हिंदू धर्म के स्वघोषित ठेकेदार बनकर हमें भाषण देते हैं कि भाई आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। फिलहाल चुनाव प्रचार का ये भक्ति काल राजस्थान की सरहद पार कर अब मथुरा तक पहुंच चुका है। एक तरफ बीजेपी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन की तारीख का प्रचार कर रही है। दूसरी तरफ 32 साल बाद पीएम मोदी श्री कृष्ण जन्म स्थान के दौरे पर जाते हैं। एक तरफ पहली बार कोई पीएम मीरा जन्मोत्सव कार्यक्रम में जाता है, तो दूसरी ओर पाली की बेटी, मेवाड़ की बहू और कृष्ण भक्त संत मीराबाई की 525वीं जयंती के स्मृति कार्यक्रम का चुनावी कनेक्शन भी नजर आता है। आजाद भारत में 75 वर्षों में ये पहला अवसर है जब मीराबाई का को स्मरण किया जा रहा है। विपक्षी दलों को तमाम शिकायत है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल सीटों पर वोटिंग होनी थी, तो पीएम मोदी का पूर्व नियोजित कार्यक्रम झारखंड में हुआ, और अब राजस्थान में मतदान के 2 दिन पहले मथुरा से राजस्थान तक मीराबाई कनेक्शन से दांव आजमाया जा रहा है। वैसे पीएम मोदी के इस दौरे को बीजेपी के समर्थक अयोध्या की झांकी और काशी मथुरा बाकी वाले नारे के साथ जोड़कर भी देख रहे हैं, क्योंकि पिछले ही दिनों काशी की तरह मथुरा में भी 1000 करोड़ की लागत से वृंदावन कॉरिडोर बनाने का रास्ता भी साफ हुआ है। उधर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पूरा तात्विक सर्वे कराने की मांग पर अदालत का फैसला भी आने वाला है। ऐसी सूरत में पीएम मोदी के इस मथुरा दौरे के तमाम मायने और मकसद हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल राजस्थान चुनाव तक इस दौरे के असर को लेकर चुनावी घमासान है। आज तक प्रचार का आज अंतिम दिन है, लेकिन आप देखिए भक्तिकाल के जरिए किस तरह से वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जनता के असल मुद्दों पर भी बातचीत होगी क्या, या भक्तिकाल के जरिए ही वोट बटोरने के कवायद और कोशिशें दोनों ही पार्टियों की क्या कामयाब हो पाएंगी? किसके दावे में कितना दम है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलूक नागर जी, आप लोकसभा के सांसद हैं, बीएसपी के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस पठान साहब, स्पोक्स पर्सन एआईएमआईएम के हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया जी कुछ ही देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करते हुए लक्ष्मीकांत जी, अब ये राम जी को चुनाव के ठीक पहले लाने की क्या जरूरत है? राम के नाम पर पड़ेंगे वोट राजस्थान में? देखिए, राम तो चुनाव में तो हमारे लिए कोई इशू है ही नहीं। राम जी तो हम तो हमेशा राम जी का नाम लेते हैं, कल भी लेते थे, आज भी लेते हैं, कल भी लेंगे।
सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए जो कल राम जी को भूले हुए थे और आज राम जी का नाम ले रहे हैं। हमारे राम हमारे लिए आस्था का प्रश्न है, चुनाव का नहीं है। जिनके लिए चुनाव का प्रश्न है, सवाल उनसे करने चाहिए। भगवान श्री राम के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता कि उन लोगों से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है जो स्वयंभू ठेकेदार हैं हिंदुत्व के। उन्होंने सर्टिफिकेट खुद ने दिया है। उन्होंने ही दिया था सर्टिफिकेट कि राम काल्पनिक है, ये एफिडेविट कोर्ट में उन्होंने ही दिया था। और जिस तरीके से अपने दो बड़े नेताओं को वकील का चोला पहनाकर उन्होंने कोर्ट में खड़ा किया था और कहा था कि चुनाव के बाद राम मंदिर का फैसला होना चाहिए, और जिनके शासन में 50 साल तक जिन्होंने देश के ऊपर राज किया और जिनके शासन में कभी राम मंदिर पर सुनवाई इन्होंने ठीक से कोर्ट में होने ही नहीं दी, और जिस तरीके से खुदाई इन्होंने रुकवाई वहां पर, तो ये अपना सर्टिफिकेट इन्होंने खुद को दे रखा है। देश की जनता जानती है, इसलिए इस बारे में तो कोई बहुत बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किस तरीके से इन्होंने राजस्थान में भी जिस तरीके से इन्होंने सरकार चलाई और सरकार ने किस तरह राम दरबार को बुलडोजर से ढहाने का काम किया, ये भी राजस्थान की जनता जानती है। कैसे शिवलिंग को ड्रिल मशीन से उखाड़कर फेंकने का काम किया, ये भी राजस्थान की जनता जानती है। किस तरीके से इन्होंने एक समुदाय। ठीक है, आप जो जवाब दे रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाते हुए, अनुराग भदौरिया जी, अब तो राम के नाम को लेकर एक बार फिर से बीजेपी बड़े आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है। 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, रामलला विराजमान होंगे और उसके बाद 2024 का चुनाव सामने है। डर लग रहा है समाजवादी पार्टी को? देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक बात समझनी पड़ेगी। धर्म हमारे हिंदुस्तान में और हम लोगों के लिए आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। हम इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहते और ना होना चाहिए। आप प्रभु राम की बात करेंगे लेकिन प्रभु राम के बच्चों की बात नहीं करेंगे। अभी बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे थे एक बार भी राजस्थान में मुद्दा क्या होना चाहिए था, वहां प्रभु राम के बच्चे हैं, हम सब प्रभु राम के बच्चे हैं। प्रभु राम के बच्चों के लिए कह रहे हैं कि वहां पे तो 450 रुपए सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं कि हम कर देंगे, तो प्रभु राम के बच्चे तो उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं, उनके लिए भी कर दीजिए। भाई सरकार भी आपकी यहाँ पे है, यहाँ 400 रुपए में सिलेंडर कर दीजिए गैस का, तो अच्छा रहेगा ना। प्रभु राम के बच्चों का ही तो आप बारे में सोचेंगे ना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप वहां के किसानों की भी चर्चा कर लेते, वो भी प्रभु राम के बच्चे हैं। आप राजस्थान सरकार पे सवाल उठाते कि यहां पे क्यों महंगाई है, हालांकि आपकी वजह से भी है। आप उन पे सवाल जनता के मुद्दे को उठाते, तो क्या जनता के मुद्दे के सवाल आपने उठाया? महिला अत्याचार का सवाल वहां पे उठाया, महंगाई बेरोजगारी का सवाल उठाया। क्या दिक्कत हो गई अगर राम जी की तस्वीर ले आए? उन लोगों ने देखे, बार बार कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे? अब वो तारीख बता रहे हैं तो उसका तो वेलकम किया जाना चाहिए ना। अनुराग भदौरिया जी, देखिए शायद ये भूल रहे हैं। देखिए जो मंदिर है, प्रभु राम का मंदिर शानदार, जानदार, भव्य बन रहा है, मानिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बनना भी चाहिए। हाँ। और सभी उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इनसे भी बीच में जो पूछ लेना चाहिए कि कभी कभी जो खबरें जमीन घोटाले की आ जाती है वहां, वो भी तो नहीं आनी चाहिए ना, वो भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि प्रभु राम का मंदिर बन रहा है और सबकी आस्था वहां पे पूरे हिंदुस्तान की। तो इसलिए ये उसके ठेकेदार ना बने। हाँ। नहीं देखो, ये उसके ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता इनको नकार दे रही कि और ठेकेदार नहीं है, क्योंकि प्रभु के बारे में बात करने के लिए शंकराचार्य लोग हैं, संत समाज है, साधु समाज है। हाँ। वो इसके बारे में बात करता है तो अच्छा लगता है कि हम लोगों को कुछ ज्ञान देंगे। ये तो राजनीतिक है, ये तो राजनीतिक तौर से हर चीज को देखते हैं, ये राजनीतिक फायदा देखना चाहते हैं। आस्था और राजनीति में फर्क होना चाहिए। के लिए राजस्थान चुनाव के ठीक पहले राम को ले आए आप लोग अपने अपने ट्विटर हैंडल पर, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी वो आरोप लगा रहे हैं। हमने तो आपको पहले भी कहा चित्रा जी कि हम आज नहीं लेकर आए हैं। 1990 में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया था कि जिस दिन पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। ये हमने आज नहीं किया है। हमने तो अपने जितने रेजोल्यूशन इस चुनाव से इस दौरान बीच में आए हैं, सब में लिखा है जिस दिन हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी उस दिन भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और हमने जैसे ही सरकार आई हमने बनाया वहां पे। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हुआ है, तो भाई साहब इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस सरकार का कई बार आप भी हिस्सा रहे हैं, उस सरकार ने क्यों पहल नहीं की कि इस पे त्वरित सुनवाई होनी चाहिए और इसका फैसला आना चाहिए? आज ऐसा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि राम के ठेकेदार ना बनिए। देखिए ये मुझे इस शब्द पर सख्त आपत्ति है। राम का ठेकेदार कोई नहीं बन सकता भाई साहब। राम के भक्त हैं हम लोग, राम के भक्त आप भी हो सकते हैं, राम के भक्त हम तो हैं ही हैं। भगवान श्री राम के प्रति जिसकी भक्ति है वो ठेकेदार का शब्द यूज नहीं करता, इसलिए राजनीतिक शब्द मत बोलिए। जो भगवान के प्रति भक्ति है उसी को बनाकर रखिए। अब मैं मलूक नागर जी के पास आना चाहूंगी। अनुराग मैं आऊंगी, बाकी मेहमानों की भी 10 सेकंड लेने चाहिए। बोलिए 10 सेकंड। 10 सेकंड चाहिए, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने तो बहुत कुछ वादा किया था। आपने घोषणा पत्र में तो आपने किसानों की इनकम दोगुनी करने का वादा किया था, कर दिया?
2 करोड़ रोजगार देने का प्रत्येक साल आपने वादा किया था, कर दिया? नहीं किया ना भाई आपने। साहब। आपने महंगाई पेट्रोल डीजल कम करने की बात की थी कि नहीं आपके किया ना कहने से आपने? नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप धर्म के नाम पे अरे राजनीति मत भाई कीजिए। साहब, धर्म हमारा आस्था आप का विषय उत्तर प्रदेश है। में हम रहते सभी हैं। प्रभु राम के संतान हैं आप- और डंके आप- की चोट पे बोलते हैं आप प्रभु राम उत्तर को मानने प्रदेश वाले में पूरा रहते हैं। हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान प्रभु राम को मानता है, लेकिन आप प्रभु राम के बच्चों की तो बात ही नहीं करते। प्रभु राम कैसे खुश होंगे आपसे जब उनके बच्चे परेशान होंगे? आप है। बच्चों की कब तकलीफ की बात करते हो? ठीक है, अब जरा नहीं मैं करते ना बाकी आप लोगों की तकलीफ बात कर बात लेती हूँ। उनके ठीक है, बच्चों अनुराग की बात। पटोले जी, आप चिंता दोनों की का बात हो विषय गई तो मैं नहीं फंसते हैं। मलूक नागर साहब, सीधे आपके पास आते हुए, अब राहुल गांधी ने बजरंग बली की गदा उठा ली है। इधर राम मंदिर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर सामने आ गई है। इस सब के बीच बीएसपी कहां पर खड़ी है, किस तरह से देख रही है इसको? ये जो भक्ति काल है, ये कितना नुकसान पहुंचाएगा आप लोगों भक्ति को? काल में दोनों के बीच में लक्ष्मण भी है। इसी तरह राजस्थान में जो परसों वोटिंग होगी, हाँ। दोनों के बीच में हम भी हैं, क्योंकि वहां दलित जितने SC ST हैं वो पूरे कांग्रेस से नाराज हैं, क्योंकि हमारे 6 विधायक तोड़ करके ये ले गए थे। और जो पिछड़े हैं वो भी बहुत नाराज हैं, क्योंकि सचिन पायलट का चेहरा रख के पिछड़ों में से उसको वोट ली पिछले और उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। जहां तक बीजेपी की बात है, सचिन पायलट की तरफदारी कर रहे हैं जहां आप। तक बीजेपी की बात है, हाँ। कांग्रेस अपने सरकार के समय में बीजेपी मांग करती थी पिछड़ों के लिए और कांग्रेस इग्नोर करती थी। और आज कांग्रेस मांग कर रही है पिछड़ों के लिए, जो 65-70 साल में कुछ नहीं दिया। और बीजेपी की जब बात आती है तो बीजेपी कहती है गरीबों की कोई जाति नहीं होती, सारी जाति भारतीय है। तो पिछड़े बीजेपी से भी नाराज हैं। तो जैसे हम वहां बीच में हैं, ऐसे ही बीच में सरकार के हैं और पिछड़े और दलित हमें इतने वोट मिल रहे हैं कि राजस्थान में हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बन सकती। और उत्तर प्रदेश में भी हमारे बगैर 13.5% अरे वोट लेकिन है। राम और हनुमान के बीच कहां हैं आप लोग? फिर उसी सवाल पर मैं आ जाती हूँ। जी। आप कह रहे हैं सरकार नहीं बनेगी, कई लोग तो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं दोनों ही पार्टियों से कि वोट कटुआ पार्टी बनकर रह गई है बीएसपी। देखिए, कौन क्या लगाता है क्या नहीं लगाता है, इस पे हम नहीं जाते। हम इस पे जाते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं, देश को सबसे पहले रखते हैं और सभी जाति धर्मों का हम इज्जत करते हैं और सभी के धर्मों का हम सम्मान करते हैं। और आज जो जिस तरह की डिबेट हो रही है, जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिस तरह के राष्ट्रीय चैनल्स पे दिखाए जा रहे हैं, एक तरफ देश हमारा तरक्की कर रहा है और विदेश में बैठे हुए लोग जो हमें देख रहे हैं, वो दिन पे दिन जो स्तर गिरता जा रहा है, जो धर्म और उसकी आड़ में लोग लेकर के चुनाव के लिए आगे निकल करके आते हैं, मेरे हिसाब से देश बड़ा के लिए मुश्किल है। गणतंत्र मलूक ठीक नागर नहीं जी है। को समझना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ तो बता रहे हैं कि देश बड़ा अब तरक्की कर रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि जाति धर्म के नाम पर ये जो पॉलिटिक्स हो रही है ठीक नहीं है, यानी कि दूसरी तरफ आप आलोचना भी कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी इसका जवाब देंगे, लेकिन चित्रा जी इसका मुझे हल्का से एक लाइन जल्दी बोलनी से एक पड़ेगी। लाइन एक लाइन बोलनी बोलिए, पड़ेगी बोलिए। बस। देखिए, अगर आज तक के व्यूअरशिप सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं हाँ। तो वो तो माननी पड़ेगी। अगर देश की इकोनॉमी बढ़ रही है वो तो माननी पड़ेगी। पर जो चीजें हल्की हो रही हैं देश में, वो तो चिन्हित करनी पड़ेंगी। जो सरकार की कमियां हैं मतलब वो तो जो निकालनी अच्छा पड़ेगी। है उसकी तारीफ करनी चाहिए, जो बुरा है वो कमियां निकालनी चाहिए। वारिस पठान जी, क्या सहमत है आप सांसद साहब की बातों से? और ये जो राम और हनुमान हो रहा है, आ रही हूँ लक्ष्मीकांत जी, जल्दी जल्दी, और बाकी लोगों की टिप्पणी ले लेती हूँ। राम और हनुमान के बीच में वारिस पठान जी किस तरह की पॉलिटिक्स खुद के लिए देख रहे हैं आप? उधर हिंदुत्व की धर्मध्वजा लहराई जा रही है। देखिए, देश दुनिया देखिए चित्रा जी, पूरा देश दुनिया देख रही है कि देश में किस तरह की सियासत चल रही है। एक कौन बड़ा हिंदू की होड़ लग गई है। ये एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ एक कांग्रेस है। बीजेपी नरेंद्र मोदी बोलते कि मैं बड़ा हिंदू, तो राहुल गांधी बोलते मैं बड़ा हिंदू। वो राम राम कर रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीत गए तो सबको फ्री में ट्रेन के दर्शन करा देंगे राम मंदिर के। यहाँ पे राहुल गांधी जी हनुमान जी का ये कर रहे हैं। मगर ये दोनों भूल गए, इस देश के अंदर एक और भी तबका रहता है माइनॉरिटी का, जो सबसे बड़ा है वो मुसलमान तबका है। अब कांग्रेस को मुसलमानों के 90% वोट चाहिए, मगर मुसलमानों के लिए करना क्या है? कुछ नहीं। अभी हमने देखा चित्रा जी, मध्य प्रदेश का चुनाव खत्म हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर 230 सीटें थी। ये जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी करने वाली कांग्रेस पार्टी 2 मुसलमानों को खाली टिकट दिया। हम जाके लड़ रहे तो बी टीम सी टीम डी टीम करना शुरू कर दिए। अभी रियल बताऊं, मैं अभी जस्ट मैं राजस्थान से पहुंचा हुआ हूं चित्रा जी, और राजस्थान के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरी पार्टी को एक
विकल्प के तौर से लोग देख रहे हैं, क्योंकि लोग कंटाल गए हैं इनकी सियासतों से। ये सिर्फ मंदिर मंदिर कर रहे हैं, वो हनुमान जी की ये बात कर रहे हैं, ये किधर से पनौती अल्फाज लेके आ गए, वो किधर से उनको ये दिखा रहे हैं। अरे क्या आप डेवलपमेंट की, विकास की कोई बात करेगा देश में? नहीं करेगा। इसलिए विकल्प के तौर पे पूरी देश की जनता, खास तौर से मध्य प्रदेश से तो हमको बहुत अच्छे वोट दिए, राजस्थान के अंदर भी जनता आपको समझ में आ गया कि ये विकल्प वाली पार्टी है, इसको वोट दो। क्योंकि डेवलपमेंट विकास की तो बात करते हैं, कम से कम एक लीडरशिप तैयार करने की तो बात करते हैं हम, कम से कम। हम तो बोलते हैं कि हम तो यहाँ पे आए आपके अंदर से नेता बनाने, या तो नेता जो बनने की कोशिश करता है उसको भी खड़ा करके वो कर दिया जाता है। इनको अगर स्टेज के ऊपर ये चले जाते हैं कांग्रेस वाले और कोई एक टोपी पिना दे, चित्रा जी टोपी पहनने से मना कर देते, सोचो इतनी नफरत। अरे कहां से लाते हो इतनी नफरत कांग्रेस वालों? और फिर तुम बोलते हो कि हमको वोट दो, उसके बाद बोलते हो कि तुम चुनाव मत लड़ो, हम चुनाव खाली लड़ेंगे। ये नहीं चलेगा। अब जनता जनार्दन है, उसी को इंडिया अलायंस का हिस्सा है, वही इसका जवाब दे देंगे। लेकिन उसके पहले जनार्दन है, जनता जिसको विकास करेगा, जो उसका साथ देगा, उसी को वोट देगी। ठीक है सर, आपको भी हवा महल की बाहर घूमते हुए कल हम लोगों ने देखा है। अब वहां की हवा आपकी पार्टी को कितनी लगती है ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। आप जयपुर में है, लेकिन अब निजेश अवस्थी जी सीधे आपके पास आते हैं। आपने मेरा स्टेज गिर गया वो नहीं देखा? अच्छा, स्टेज पे बहुत भीड़ थी इसलिए गिर गया, आप ये बताना चाह रहे हैं। चलिए मैं उसका जिक्र कर देती हूँ। अब निजेश अवस्थी जी, अब सीधे आपके पास आते हैं। लोगों की इतने लोग स्टेज पे चढ़ गए कि मेरा स्टेज गिर गया। कमजोर पैर पे खड़े हैं और लोगों की दुआओं के साथ बच गए वारिस पठान, वरना कमजोर पैर पे, कमजोर पांव कमजोर हैं इसलिए गिर गए। आप कह रहे हैं पांव कमजोर है इसलिए वो गिर गए। आप लोग की लग रही है, किसी का नहीं गिरता। अरे पांव बहुत मजबूत है। राजस्थान में देख लो, सिर्फ लड़ रहे 10 सीट के ऊपर, वहां भी देख लो रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। आप डिबेट करेंगे ना चित्रा जी। अब निजेश अवस्थी जी, किस तरह से अब जब एक तबका भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ राम की बात करेगा, दूसरा जो है सिर्फ वो हनुमान जी की गदा लेकर आगे बढ़ेगा, तो फिर वारिस पठान जो बातें कह रहे हैं क्या गलत है? मुस्लिमों का भी, उनकी भी कोई बात करने वाला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उन्होंने अपनी बातें रखी, क्या गलत कहा उन्होंने कि वोट तो आपको सबके चाहिए? फिर उन्होंने जिक्र भी किया कि टोपी पहनने से इनकार कर देते हैं नेता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये तो कहते हैं कि 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी हैं, कैसे बात नहीं करनी पड़ेगी भाई? इनकी बात तो करनी पड़ेगी। बात करने के लिए है ना 15 करोड़ वाले, ये तो सिर्फ 15 करोड़ की बात करते हैं। लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि जो लगातार राम मंदिर का विरोध करते रहे, कार सेवकों पर गोलियां चलाते रहे, और ये तक कहा कि मैं और कितने कार सेवकों को मारता, इतनों को तो मार दिया मैंने। उस मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी के प्रवक्ता आज कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया भव्य राम मंदिर बन रहा है, बहुत। अरे आज तक ये कहते हैं कि ये आस्था के आधार पर दिया गया निर्णय है, इसके नीचे को मंदिर की बात नहीं कही गई। आज तक ये कहते हैं, इस बात को कहते हैं ये तमाम लोग, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो। आपने तो कह दिया इंडिया अलायंस के ये व्यक्ति हैं, पता नहीं है कि नहीं है, आप पूछ लीजिएगा। जहां तक महंगाई की बात, ये 10 दिन नींबू लेके आए, 10 दिन टमाटर लेके आए, 10 दिन प्याज लेके आ जाएंगे। हाँ। वो 10-10 दिन की महंगाई को लेकर के, जो सबको मालूम है कि मौसम हर साल ऐसा होता है, कुछ दिन के लिए कुछ इस तरीके की महंगाई आती है। अब नींबू और टमाटर लेके नहीं आते, अब ये पता नहीं कहाँ चले गए अब ये, क्योंकि जनता को मालूम था कि 15-20 दिन, महीने भर की महंगाई है ये सिर्फ। और वो बरसात की वजह से, बाढ़ की वजह से, इन वजह से आई है, जो हर साल होती है, हमेशा होती है। ये लगातार इस तरीके का एक नैरेटिव बताना। 2017 में, मुझे चित्रा जी अच्छी तरह याद है, जब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं ना, ये 2017 में पूर्वांचल में जो बुखार से बच्चे मरते थे, उस पर इतना हल्ला मचाया गया। मालूम चला कि हर साल जुलाई अगस्त में इतने बच्चे मरते हैं। 17 के बाद इन्होंने कोई आंकड़े नहीं दिए कि महंत योगी आदित्यनाथ ने उस बुखार के लिए क्या किया, उन बच्चों को कैसे बचाया, तब उसके कोई आंकड़े नहीं। 2017 तक, जब मार्च में उन्होंने शपथ ली थी, जहां तक बात है, ये कोई नई बात नहीं है। आपने कहा कि राम मंदिर हिंदुत्व की बात तो जनसंघ के समय से होती रही है। तो अकेला भाजपा तो थी ना। चित्रा जी 10 सेकंड और लूंगा। आप राम मंदिर की बात करें तो बहुत अच्छा, उधर वो गदा उठा लेते तो फिर आपको मैं चुभने लगते हैं आप लोगों के। चित्रा जी 10 सेकंड और लूंगा। मैंने कहा कि ये अकेली बीजेपी थी जिसने अपने घोषणा पत्र में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया था। पूरे देश भर में और विदेश में इसके लिए जन जागृति की गई। कोई पहली बात नहीं हुआ ये हमेशा से हुआ। ये लोग तो कहते थे कि तारीख, अगर हम ठेकेदार नहीं है तो तारीख क्यों पूछते थे हमसे? अब अनुराग भदौरिया जी बताइए, पूछते थे तारीख हमसे। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग ठेकेदार नहीं थे राम मंदिर के, तो फिर तारीख क्यों पूछते थे आप लोग? और ये बात तो सही है
कि बार बार पूछा जाता था मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे, बन रहा है नारे लगते और थे। चलो अब बरनौल लगाओ। अब ठीक है, इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने सवाल पूछा कि पहले ये टमाटर लेके आते थे, नींबू लेके आते थे, प्याज लेके आते थे, तो क्या करें भैया, महंगाई है, डीजल पेट्रोल भी तो महंगा है, तो क्या डीजल पेट्रोल लेके आया करें, वो भी तो महंगा है, जाओ ना वजह कितना महंगा है। अरे चुप रह जाइए, आपके बीच में नहीं बोला मैंने, डीजल पेट्रोल कितना महंगा वो तो लेके नहीं घूम सकता ना मैं। डेंगू हो रहा है चारों तरफ, डेंगू पर इनको डिबेट में सिखाओ कैसे डिबेट की जाती। भाई आपके बीच में नहीं बोला, चुप हो जाइए। क्या मैं डेंगू लेके तो नहीं चल सकता ना कि डेंगू फैला हुआ है चारों तरफ, जिसका आप इलाज नहीं करवा पा रहे, हॉस्पिटल में लोगों को जगह नहीं मिल रही है, लोग बीमार हैं, लोगों की मौत भी हो जा रही है, तो क्या हम लेके डेंगू घूमे? आपको बोल ही तो सकते हैं ना कि डेंगू फैला हुआ है। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन आपका रुख करती हूँ। बड़ी खबर इस वक्त ये है, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का वहां पर बड़ा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि बतौर प्रधानमंत्री या किसी पीएम की ये पहली ऐसी मथुरा यात्रा है जिसमें प्रधानमंत्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करेंगे गर्भगृह में पहुंचकर। वैसे नरेंद्र मोदी 1991 में भाजपा के संगठन मंत्री की हैसियत से कृष्ण जन्मभूमि जा चुके हैं, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री वो आज वहां पर जाकर दर्शन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से कृष्ण भक्तों को बड़ी उम्मीदें हैं, खासकर बांके बिहारी कॉरिडोर के बजट को मंजूरी, ब्रॉड गेज की जगह पर एलिवेटेड मेट्रो ट्रैक की मंजूरी, टेक्सटाइल पार्क और मथुरा को एनसीआर में शामिल करने जैसी मांग जो पहले से चल रही है। माना यह जा रहा है कि कम से कम कुछ पर मोहर इस पर लग सकती है। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं यहां पर बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे को लेकर अपना ऑर्डर अभी रिजर्व रखा है, कभी भी इस पर फैसला आ सकता है। हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि ज्ञानवापी की तर्ज पर कृष्ण जन्मभूमि का एडवोकेट सर्वे भी होगा। मथुरा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बताते चले कि काफी देर तक का उनका कार्यक्रम है। सबसे पहले कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर वो दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद मीराबाई पर बनी 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में वो वहां की सांसद और फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी का नृत्य नाटक देखेंगे और मीराबाई पर टिकट भी जारी करेंगे। 525 रुपए का सिक्का पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करने वाले हैं। ये पीएम मोदी की चौथी मथुरा यात्रा है, लेकिन गर्भगृह में जाकर दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसको लेकर क्या है तैयारी? सुशांत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, हम देख पा रहे हैं सड़कों पर भारी भीड़ लगी हुई है नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। गर्भगृह का क्या कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का, कितनी देर में वो पहुंच रहे हैं और क्या जानकारी देंगे आप सुशांत? देखिए चित्र, मैं आपको बता दूं कि लगभग 4:30 बजे के आसपास का कार्यक्रम था, लेकिन अब लगता है कि थोड़ा सा टाइम जो है वो डिले हुआ है, क्योंकि जन्मभूमि जो कि गर्भगृह है वो पहली बार होगा लोकतंत्र में जब प्रधानमंत्री जो है वो गर्भगृह के अंदर पहुंचेंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद मीराबाई की 525वीं जयंती पर यहाँ पर रेलवे ग्राउंड पर वो यहाँ पर एक भव्य ग्राउंड पर उनका स्वागत जो है वो किया जाएगा। बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे यहाँ पर उनका इबादत स्वीकार करने के लोग जो है वो मौजूद हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद यहाँ पर लोगों के बीच में यहाँ पर प्रधानमंत्री को यहाँ पर उम्मीद है कि कई सारी घोषणाएं जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। बाय रोड के जरिए वो जन्मभूमि से यहाँ रेलवे ग्राउंड पर पहुंचेंगे, उसके बाद यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। कहाँ से आप आए? लोगों से भी हम बातचीत कर लेंगे। कहाँ से आए? सर हम लोग मोतीगुंज से आए हैं। प्रधानमंत्री पहली बार जन्मभूमि जो है वो पहुंच रहे, इससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा। कितनी प्रधानमंत्री को लेकर के उम्मीदें? सर फिलहाल तो अभी एक ही प्रधानमंत्री को लेकर उम्मीदें हैं। सर हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए, कुछ ऐसी घोषणा करके आए जो नई युवा वर्ग के लिए कुछ प्रेरित हो। और सर यहाँ पे जो हमारे मथुरा में एक इंडस्ट्रियल एरिया पड़ा हुआ है, मेरी मोदी जी से मथुरा कॉरिडोर को लेकर के भी उम्मीदें हैं। हाँ, श्री बांके बिहारी जी का जो हमारे जन जन के आराध्य हैं, उनके कॉरिडोर को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि हमारी ये जन आस्था का केंद्र है। दूसरा, हम चाहते हैं मिनी मेट्रो या मेट्रो का कुछ तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी दें। दूसरा, एक तीसरी मांग हमारी ये कि मथुरा को एनसीआर में शामिल करने के लिए कुछ अच्छी घोषणा की हम उम्मीद करते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा हमेशा आते रहे यहाँ पर। सकते हैं कि चित्रा कितना जोश है यहाँ पर प्रधानमंत्री को लेकर के कि यहाँ पर वो आए और वो घोषणा जो है वो करे। इस उम्मीद के साथ यहाँ पर बहुत समाप्त। आज बात हम खुश हैं, मोदी जी हमारे समक्ष आ रहे हैं युवाओं के, और यहाँ पे कुछ सौगात दे के जाएंगे मोदी जी।
लोगों में जोश है, चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जब ये यहाँ पर आए तो कई सारी घोषणाएं जो है वो करें। इस उम्मीद के साथ यहाँ पर लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। आपसे थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो है वो पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में देख सकते हैं महिलाएं भी जो है वो यहाँ पर पहुंची है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैं यही लोकल मथुरा से हूँ और हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने हम सब टीचर्स को यहाँ पे बुलाया है कि हम सबको यहाँ आना है और मोदी जी का कार्यक्रम देखना है, इसलिए हम सब आए हैं। प्रधानमंत्री पहली बार पहुंच रहे हैं यहाँ पर जन्मभूमि के अंदर, प्रधानमंत्री पहली बार पहुंचे, कितनी उम्मीद प्रधानमंत्री से लेकर के? सर उनसे तो हर जनमानस को उम्मीद है, क्योंकि देश के लिए जितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो सभी को उम्मीद है कि जो आए हैं तो कुछ अच्छा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। यकीनन ये बड़ा और भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। जरा देखिए, तारीखों का भी बड़ा महत्व होता है। राजस्थान में जन्मी मीराबाई, 2 दिन के बाद 25 तारीख को, परसों वहां पर वोटिंग है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मीराबाई के जन्मोत्सव को लेकर यह बड़ा और भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। डाक टिकट भी वो जारी करेंगे और इसके जरिए मैं आ जाती हूं सीधे आपके पास। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी। बड़ा चुनकर तारीखें रखती है बीजेपी। अब आदिवासियों के लिए कार्यक्रम तभी रखना था जब मध्य प्रदेश में चुनाव था और छत्तीसगढ़ में वोटिंग होनी थी, और खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में। अब राजस्थान में चुनाव है तो मीराबाई को लेकर आ गए मथुरा में और यहां से दे दिया बड़ा संदेश। खूब ध्यान रहता है आप लोगों का कि कहां का असर कहां पर पड़ेगा। देश में तो चुनाव हर 3 महीने के बाद होते हैं, लेकिन हमारी आस्था किसी चुनाव से जुड़ी हुई नहीं है, और खासतौर पर भारत के प्रधानमंत्री की आस्था किसी चुनाव से जुड़ी हुई नहीं है, ना उनको इस बात की जरूरत है। आपने 3 दिन पहले देखा था कि जयपुर में जब प्रधानमंत्री जी आए थे तब उनका किस तरीके से पलक पावड़े बिछाकर राजस्थान की जनता ने स्वागत किया था। न केवल वहां पे, बल्कि राजस्थान में जितनी सभाएं प्रधानमंत्री जी ने की हैं, राजस्थान के लाखों की संख्या में जनता प्रधानमंत्री जी को सुनने और देखने के लिए आती है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी लोकप्रियता किसी भी दूसरी चीज की मोहताज नहीं है, लेकिन उनकी जो आस्थाएं हैं वो अपनी खुद की हैं। आज अगर मीरा की जिक्र कोई कर रहा है तो किसी ने रोका थोड़ी था मीरा जी का जिक्र करने के लिए। राजस्थान तो शक्ति और भक्ति की धरती है। मीरा जी सदियों पहले पैदा हुई थी, दशकों से भारत और राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ाती आई हैं, तो किसी दूसरे प्रधानमंत्री को किसी ने रोका था? आज 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 अगर भारत के प्रधानमंत्री राजस्थान की शक्ति और भक्ति को प्रणाम करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? और इसलिए करते हैं क्योंकि भारत की मिट्टी से जुड़े हुए प्रधानमंत्री हैं, इनकी भारत की भक्ति के प्रति जानकारी है, भारत के लोगों की भावनाओं की जानकारी है, यहाँ के आस्था स्थलों की जानकारी और आस्था के प्रतीकों की जानकारी है, इसलिए ऐसा करते हैं। जिन लोगों को इन सारे पूरे जो हमारे भक्ति शक्ति के लोग हैं इनसे हमेशा नफरत रही है, वो लोग आज इनसे चिड़े हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री को किसी भी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, उनकी खुद की इतनी लोकप्रियता है कि उनको देखने और सुनने लाखों की संख्या में जनता आती है। भारत के प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी आज तक किया है वो देश हित में और लोगों की हित में किया है। भक्ति और शक्ति की जो धरती है राजस्थान, उसको भी हमेशा भारत के प्रधानमंत्री ने अपने सराखों पर रखा है, उसका मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी की राजस्थान की सरकार ने जिस तरीके से कलंक लगाए हैं राजस्थान के माथे पर, जिस तरह से कलंक लगाए राजस्थान के माथे पर, मीरा जी जहां पैदा हुई हैं उससे कुछ दूरी के स्थल पर एक बेटी के साथ जिस तरह दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या हुई, वो सारे राजस्थान और देश ने देखा है। तो कलंक लगाने का जो काम करते हैं, कलंक धोने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं। अब अनुराग भदौरिया जी, श्री कृष्ण जन्मभूमि में गर्भगृह में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन कर रहे हैं इस वक्त, और ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले 32 साल पहले वो अपने आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। तो बीजेपी कह रही है कि किसने रोका था आप लोगों को? मीराबाई का कार्यक्रम कीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा हुआ कार्यक्रम कीजिए। अब चूंकि कांग्रेस के कोई प्रवक्ता नहीं है तो उनसे जुड़ा हुआ सवाल भी आप ही से पूछा जाएगा, उस पर भी जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, इनसे पूछिए कि इसके पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में थी क्या? नहीं थी भाई। हर 5 साल, इसके 5 साल में अभी कांग्रेस थी, उसके पहले आप थे, फिर कांग्रेस थी, फिर आप थे। तो आपने क्या किया बताइए? और जिस बेटी का आप बात कर रहे हो, उसको न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कितने महीने का आंदोलन किया सरकार के खिलाफ? ये भी तो मैं जानना चाहता हूं ना कि आप बात तो कर रहे हो, आपने आंदोलन कितने महीने का किया? कितने लोग धरने पे बैठे? कितने केंद्रीय मंत्री वहां पे गए? कितने लोगों ने उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी? ये भी हिंदुस्तान जानना चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहलवान महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ, उसके लिए कितने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गए उनका मदद करने के लिए? या मणिपुर की बेटी के साथ जो अन्याय होता रहा, उसमें तो मुख्यमंत्री आपके वहां पे थे, तो क्यों नहीं आपने रोक लिया वहां पे? इसके मतलब कि आपको अभी डिबेट का मतलब नहीं पता है, डिबेट कैसे की जाती है। आपके बीच में नहीं बोला था, पहले तो डिबेट करना सीख जाइए, फिर राजनीति करोगे। आपको राजनीति क्या करोगे जब आप डिबेट करना नहीं जानते? आपको मैंने सुना, आप मुझे सुनने में चिल्लाने लगे। टॉपिक पर हो जाइए, फिर राजनीति कीजिए। मैं इनसे कह रहा था, डिबेट गुरु बन गए हैं अनुराग भदौरिया जी। अब बता रहे हैं वो डिबेट कैसे करनी चाहिए।
बिल्कुल उनको आइडिया नहीं है, शायद नए नए आए हैं, वो ये हमने उनके बीच में बोला नहीं, वो मेरी बात उनके बीच में चिल्लानी पड़े। आज तक में डिबेट करने आए तो आज तक का नियम सीख लीजिए, इनको एक नियम दे दीजिए, आज एक टाइप करके इनको व्हाट्सएप भेज दीजिए कि प्रभु आप जब आते हो डिबेट करने के लिए तो आपको कम से कम नियम मालूम होना चाहिए। अनुराग जी, आप भी कभी पहली बार ही आए थे, ठीक है, चलिए इस पर नहीं जाते हुए आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं, जो मीराबाई और कृष्ण जी से जुड़ा हुआ जो सवाल मैंने पूछा था उस पर जवाब दें। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके पहले भी राजस्थान में रही है और भारतीय जनता पार्टी के उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और हिंदुस्तान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15-16 साल रही है और अब करीब सब मिला दो तो 20 साल की सरकार हो गई है। लास्ट अगर 30 साल की हम बात कर ले तो आपने बताइए कि उन 20 सालों में आपने क्या किया, इसका भी हिसाब जनता जानना चाहती है। करीब करीब 20 साल की होगी, नहीं तो 18 साल की तो होगी। आपने क्या किया 18 साल में हिंदुस्तान के लिए? सिर्फ हिंदुस्तान में विकास की राजनीति नहीं करना चाहते आप क्या? आपसे पूछा बेटी के बारे में, आपने बात की राजस्थान की बेटी के बारे में जिसके साथ अन्याय हुआ। अब मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता धरने पे बैठे, कितने महीने तक आपने धरने पे बैठा और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला कि उसको न्याय दिलाना चाहिए? बोलिए लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, महत्वपूर्ण है सवाल। सड़कों पर उतरकर बेटी के लिए क्या क्या संघर्ष आप लोगों ने? इसी तरह अरे पूरी बात तो होने दीजिए चित्रा जी। इसी तरह से जब दिल्ली के अंदर पहलवान बेटियां बैठी थी तो कितने नेता? ठीक है, बाकी 3 लोग भी इंतजार कर रहे हैं, आप दोनों में डिबेट, ठीक है, आपकी बात हो गई लक्ष्मीकांत जी, जल्दी से 2 लाइन बेटियों की बात करेंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं लक्ष्मीकांत। ये क्या बोलते हैं इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि राजस्थान में इनका ना कोई आधार है ना इनकी कोई बात है। राजस्थान की 35,000 बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। 18 साल से छोटी 15,000 बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने हर बेटी की आवाज बनकर सरकार के खिलाफ संघर्ष किया, सड़क पर लड़कर, और न केवल सड़क पर किया बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, अब आप नियम भूल गए भाई साहब, इतनी जल्दी नहीं भूल गए, इतनी जल्दी नहीं भूल गए। आप तो कई बार डिबेट में आए हैं, आप तो कई बार डिबेट में आए हैं, अभी तो ज्ञान दे रहे थे आप कई बार ज्ञान, अभी तो ज्ञान दे रहे थे भाई साहब, अभी तो ज्ञान दे रहे थे आप, अभी तो ज्ञान दे रहे थे आप। नहीं, आप दूसरों के पीछे बोल रहे थे, आपको याद दिला रहा हूं, हिंदुस्तान जानना चाहता है कितना हल्ला बोला आपने। उनका जवाब ले लेते हैं, अनुराग जी उनका जवाब ले लेते हैं। बाकी वारिस पठान जी भी बोलना चाह रहे हैं, मलूक जी भी और अवनीश जी भी, एक बार उनकी बात हो जाए पहले। देखिए चित्रा जी, राजस्थान की बेटियों के ऊपर समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जिस तरह से अन्याय की पराकाष्ठा की, उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने हर बेटी के साथ मिलकर लड़ी है। लेकिन ये जो दूर बैठे लोग हैं जो केवल टीवी पे भाषण देते हैं, इन्होंने कभी राजस्थान की बेटी की सुध नहीं ली। आज भाषण दे रहे टीवी पे बैठ के, इनको पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी ने हर बेटी की लड़ाई लड़ी, सड़क पे भी लड़ी, विधानसभा में लड़ी। ये तो ज्ञान दे रहे हैं, ये तो ज्ञान दे रहे हैं बैठकर, इन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी है। जो दिवाली अपने घर में नहीं बना पाई, उनकी सैलरी नहीं बढ़ा रही उत्तर प्रदेश की सरकार, तो समाजवादी लोग ही उनके साथ बेटियों के साथ खड़े थे, लक्ष्मी रूपी बेटियों के साथ समाजवादी लोग खड़े थे, और दिवाली भी उन्हीं की बेटियों के साथ हम लोगों ने मनाई। हमने अलग से दिवाली नहीं मनाई, जो बेटियां धरने पे बैठी थी अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रही थी, जो आपका कोई आधार ही नहीं है। अरे 35,000 बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ राजस्थान में, और न बढ़ाई आपने, उनके बारे में बोलिए। बेटियों के टुकड़े करके भट्टियों में चलाया गया, बेटियों को दुष्कर्म के बाद मारकर तेजाब डालकर कुएं में फेंका गया। जबान नहीं निकली आपकी जबान तो नहीं निकलती। राजस्थान की बेटियों को टुकड़े टुकड़े करके भट्टियों में जलाया गया, आपकी जबान नहीं निकलती, आपकी जबान नहीं निकलती। दुष्कर्म के बाद बेटी को तेजाब डालकर मारकर कुएं में फेंक दिया। आप क्या बात करते हो? आप ये भाषण। और इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि में गर्भगृह के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण की आराधना करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीधे उन्होंने भीतर प्रवेश किया और उसके बाद जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि यही वो जगह है जहां पर इस तरह की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और सालों तक इसको लेकर तमाम तरह के विवाद भी रहे। अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया, कृष्ण भक्ति के रंग में रंगे हुए कई लोग दिखाई दिए, और उसके बाद गर्भगृह में भीतर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण की ये मूर्ति आप देख रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले वहां पर प्रणाम किया और उसके बाद गर्भगृह का ये हिस्सा आप देख रहे हैं, यही मेन गर्भगृह का हिस्सा है जहां पर पूजा अर्चना करते हुए भीतर प्रवेश के साथ ही ये तस्वीरें जो आप गौर से देख रहे हैं, मान्यता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जेल के भीतर जो हम पढ़ते हैं कि देवकी की कोख में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, यही वो जगह है। बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है पूरे के पूरे मंदिर परिसर को। हालांकि इसको लेकर भी एक हिस्से को लेकर यहां पर विवाद अक्सर उठता रहता है। देव उठनी एकादशी का दिन भी है आज, इस वजह से भी यह कार्यक्रम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बताते चले कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो सीधे प्रवेश करके गर्भगृह में इस वक्त दर्शन पूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के।
कभी आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक में मथुरा में शामिल होने के लिए गए थे नरेंद्र मोदी 32 साल पहले, तब उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए थे। वहां के लोगों को इंतजार था। हालांकि अक्सर खासतौर से होली के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर पहुंचते हैं मथुरा और वृंदावन और वहां के तमाम कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मीराबाई से जुड़े हुए कार्यक्रम में उनको हिस्सा लेना है। मीराबाई पर बनी 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में वहां के सांसद हेमा मालिनी का नृत्य नाटक देखेंगे और टिकट भी जारी करेंगे। 525 रुपए का सिक्का भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो पीएम मोदी की ये चौथी मथुरा की यात्रा है, लेकिन यही वो गर्भगृह है जहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आराधना करते हुए, पूजा पाठ करते हुए। जो लोग मथुरा जाते हैं इस हिस्से में वो जरूर जाते हैं ताकि वहां पर जाकर वो महसूस कर सकें कि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था आधी रात को, तो फिर उस समय की परिस्थिति क्या थी। ये तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। अब तू मैं में नहीं फंसते हुए वारिस पठान जी अब आपके पास आते हुए, अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये नारा भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है और ये पीएम मोदी की इन तस्वीरों को देखकर क्या समझ में आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे हम बिलीव करते हैं। और अब देखिए वो क्या कर रहे हैं। 2 दिन बाकी है चुनाव के लिए राजस्थान में। 2 दिन पहले आप इस तरह का जाके पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हो। वहां मीराबाई की डॉक्यूमेंट्री में हिस्सा लेंगे, हेमा मालिनी जी का नृत्य देखेंगे वहां पर बैठकर। वहां पर आप उस जगह पे जा रहे हो, पूजा अर्पण कर रहे हो। पूजा करिए, पूजा करने से कोई किसी को रोकता नहीं है, ना मुझे कोई नमाज पढ़ने से रोक सकता है, सबको अधिकार है। मगर टाइमिंग आप देखिए चित्रा जी, टाइमिंग किस तरह का सेलेक्ट किया इन्होंने। तो क्या ये पूरी तरह का ध्रुवीकरण नहीं है, जबकि उनको पता है कि वहां पर विवाद चल रहा है, कोर्ट के अंदर फैसला आना बाकी है। एक अयोध्या की मस्जिद तो हम गवा चुके हैं ना, जिसमें काफी हद तक तो ये कांग्रेस भी हिस्सेदार रहा है। वो तो बोल भी रहे चुनाव के अंदर कि राजीव गांधी को बुलना मत, उन्होंने ताला खोला था। मगर राम मंदिर भी जो बन रहा है तो बीजेपी तो नहीं बना रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। मगर दोनों पार्टी की तरफ से नुकसान तो देश के मुसलमानों का हो रहा है, देश की माइनॉरिटी का हो रहा है। और इस तरह से ध्रुवीकरण करना, पोलराइजेशन करना, मैं तो चाहूंगा कि एशिया इस बात का संज्ञान ले। बीजेपी से तो जुड़े हुए है ना प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, आपके हमारे सबके प्रधानमंत्री है। मगर टाइमिंग देखिए आप, टाइमिंग आप इस तरह से जाना। पिछले साल गए थे क्या? उसके पहले साल गए थे क्या? क्यों अभी ही जाना? क्यों अभी ही ध्रुवीकरण करना? ध्रुवीकरण के लिए क्या ये दर्शन पूजन है? अवनीजेश अवस्थी जी, जैसा कि वारिस पठान जी आरोप लगा रहे हैं। चित्रा जी, ये अयोध्या की एक मस्जिद के बारे में बोल रहे हैं कि एक मस्जिद गवाई है। हमने कितने मंदिर गवाए हैं? 3000 से ज्यादा। और मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ, 3000 से ज्यादा तो ऐसे हैं जिनकी लिस्ट है बाकायदा, और बाकायदा ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हैं। बात चित्रा जी बड़ी साफ सी है। 525वां जन्मदिन जो है मीराबाई का मन रहा है, वो 1 साल पहले नहीं मन सकता था, बाद में नहीं मन सकता था। जहां तक सबका साथ सबका विश्वास की बात है, तो उसमें हम लोग भी आते हैं वारिस भाई। ये 100 करोड़ लोग भी तो सबके साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे, या सिर्फ आप ही लोग आएंगे मनमोहन सिंह की भाषा में? और सबसे बड़ी बात तो बहुत अच्छी बात है कि अनुराग भदौरिया जी ने आज यहाँ पर ज्ञान दिया कि दूसरों के बीच में नहीं बोलते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत जी के बीच में लगातार बोलते रहे। 10 सेकंड बाद उन्होंने बोलना शुरू कर दिया लक्ष्मीकांत जी के। तो ये हिपोक्रेसी है। बात चित्रा जी बड़ी साफ सी है। इस देश में जिस तरीके से अब तक धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टीकरण चलता रहा, वो तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। सबका साथ का मतलब यह है कि सरकार की योजनाओं का लाभ, सरकार की हर योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को मिलेगा, कि वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो। यह है सबका साथ। ये वारिस पठान जी, ये नहीं है कि 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी होंगे, 5 मिनट दे दो और 15 मिनट दे दो। ये नहीं होता सबका साथ सबका विश्वास। जिस मर्जी को चुनौती दे दो, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। ये नहीं होता ना वारिस पठान भाई। ये बात सबसे बड़ी बात ये है कि वारिस भाई बीच में नहीं वारिस भाई बड़ी साफ सी बात है कि सबका साथ सबका विश्वास में एक लोक प्रतिनिधि की हैसियत से ये होता है कि गणपति बप्पा मोरिया बोलने के बाद क्षमा याचना नहीं करनी होती लोक प्रतिनिधि को, क्योंकि वो उनका भी प्रतिनिधि है। आप तो हिंदुओं के भी प्रतिनिधि रहे होंगे ना, जब वोट मिले होंगे तो कुछ हिंदुओं ने भी यही होंगे आपको वोट। तो गणपति बप्पा मोरिया बोलने के बाद जो है आपको क्षमा याचना करनी पड़ती है। आप तो लोक प्रतिनिधि थे, उनके प्रतिनिधि थे। चित्रा जी बड़ी साफ सी बात है, इस देश में मीराबाई न सिर्फ भक्त थी,
बल्कि मीराबाई वो महिला थी जिन्होंने उस मध्यकाल में समूची सामंती व्यवस्था को चुनौती दी थी और चुनौती देकर के बाहर आई थी। महिला सशक्तिकरण जिसकी आज हम बात करते हैं, उसकी सबसे प्रमुख अगर कोई प्रतिबिंब है, उसका सबसे बड़ा प्रतीक है तो मीराबाई है, जिन्होंने कहा कि जहर का प्याला राणा जी भेजा पीवत मीरा हंसी रे। वो जहर का प्याला क्या थे? वो सास ननद, उन्होंने कहा कि सबके मैंने सुन लिए। जहर का प्याला का मतलब है कि सबने बहुत कटु वचन बोले, लेकिन उसके बावजूद मीराबाई अपने श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव से जरा सा भी डिगी नहीं। ठीक है, वो महिला है। वो मध्यकाल में, जब मध्यकाल में किसी महिला से ऐसी शायद ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, बिल्कुल, लेकिन उस समय में मीराबाई ने उस महिलाओं की शक्ति का साक्षात प्रदर्शन किया है। आपकी बातें महत्वपूर्ण है, लेकिन उसी मीराबाई की याद अगर इतने सालों के बाद आएगी तो पलटकर सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन मलूक नागर जी, मैं आपके पास आते हुए, अब हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर पूजा पाठ करते हैं। वो किसी भी हिस्से में जाएं, अगर वहां पर बड़ा मंदिर है या इस तरह का कोई कार्यक्रम रहता है तो वहां पर वो पूजा अर्चना करने जाते हैं। उनके धर्म को लेकर भी तो इसी देश के संविधान ने सबको धार्मिक आजादी देकर रखी है, तो इसमें ध्रुवीकरण क्यों दिखाई देता है आप लोगों को? देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं और हमारी पार्टी भी ऐसा मानती है कि सभी जाति और धर्मों का सम्मान करना चाहिए और हर किसी व्यक्ति को आजादी है अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने की। और जो हिंदू है वो मंदिर में कभी भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। जो सिख है वो गुरुद्वारे में जा सकता है, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मस्जिद में जा सकते हैं, और बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो बौद्ध के स्थानों पे जा सकते हैं। तो कोई कहीं भी जा सकता है, सबको आजादी है, पर सबके ही धर्मों का और सबके ही पवित्र स्थानों का सबको सम्मान करना चाहिए, किसी एक के लिए नहीं। और जो संवैधानिक पद पे हैं लोग, उन सबको, सभी धर्म के लोगों को और सभी धर्म की आस्था रखने वाली जगहों पे सभी पे बारी बारी से जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक चित्रा जी मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, तो देता है ना धार्मिक चित्रा जी, एक बात आपको भी कहना चाहता हूँ। आपने कहा, आपने कहा भी भदौरिया साहब को कि कांग्रेस के नहीं है तो इनसे पूछेंगे। मैं कल देख रहा था राष्ट्रीय चैनल पे, नाम तो नहीं लूंगा, कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग तो आपस में लड़ रहे थे। तो मैं प्रार्थना करना चाहूंगा भदौरिया साहब से, वैसे तो इनके संबंध अच्छे नहीं, अखिलेश कह के इनकी पूरी तकरार चल रही है, पर ये उनको भी लेके आए जिससे पूरा देश देखे बीजेपी के लोग क्या बोल रहे हैं और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है वो क्या बोल रही है। और ये आज तक का जो चैनल है वो पूरा एक देश और एक पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज देता है। अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ बोलिए अनुराग जी। मैं कह रहा हूं सांसद जी, आप अपना तो क्लियर कर दो कि आप किधर हो, हमारी तरफ हो कि उनकी तरफ हो। हम तो भदौरिया साहब जो कमजोर है, जो गलत बात करता है उसके खिलाफ हैं, कमजोर के साथ हैं। और कांग्रेस ने जब अखिलेश कहा तो हमने खुलकर कहा कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता की बेइज्जती करने की। पर आप ये बता दो आपको क्या है जो बार बार वहीं जाके चिपकते हैं और वो आपको दूर भगाते हैं? बोलिए अनुराग भदौरिया। भैया समाजवादी की सुनिए, वो दरअसल में कंफ्यूज हैं, उनको पता ही नहीं है समाजवादी लोग बहुत स्वाभिमानी और जनता से जुड़े लोग होते हैं, वो किसी के पीछे नहीं भागते, वो अपने जनता के मुद्दों पे बात करते हैं और जनता के लिए बात करते हैं और अपने दम पे समाजवादी चुनाव लड़ती है और अपने दम पे जीतती है। जिसको जरूरत होती है वो समाजवादी के पास आता है। समाजवादी लोग गांव में बसते हैं और जनता के दिलों में बसते हैं और वो सम्मान करना जानते हैं जनता का, जनता से बात करने का तरीका जानते हैं और वो हमेशा जब भी बात करते हैं तो विकास की बात करते हैं। हम राजनीति में हमेशा, मैंने पहले ही बोला, हम राजनीति के अंदर में धर्म की बात करते हैं कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, जिससे कि हमें, जिसलिए जनता ने हमें जिस वजह से चुना है, जनता ने हमें चुना है कि हम उनके विकास की बात कैसे कर पाए, तो हम उनके विकास की बात करते हैं। हमने विकास करके दिखाया, इसलिए कहते हैं समाजवादियों का काम होता है। भदौरिया साहब आपकी बात का समर्थन करते हैं, कांग्रेस कंफ्यूज है, 3 साल तक अपना अध्यक्ष नहीं बन पाई, कंफ्यूज। उनका वहां नेता सदन लोकसभा में कहता है 100 बार प्रधानमंत्री बन जाओ, कंफ्यूज। और वो आपको अखिलेश कहते हैं कंफ्यूज, यहाँ पे अपना प्रवक्ता नहीं भेजते हैं, कंफ्यूज। और आज गदा लेके खड़े हैं राहुल गांधी जी का पोस्टर और उधर बीजेपी ने मंदिर का करा, तो कंफ्यूज है। खुद हनुमान मत बने और उनको ऊपर वाला सद्बुद्धि दे कि वो, हम तो उस गठबंधन में है नहीं, और उस गठबंधन में जो नाम उसका सो कॉल्ड इंडिया रखा है उसमें आप जैसे सब लोगों को इकट्ठे रखें और जो सनातन के खिलाफ बोलते हैं
उनको पार्टी और या उस गठबंधन से बाहर निकालें। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, मथुरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर दर्शन पूजन करते और उनका अपना अंदाज है, उसी तरह की वेशभूषा देखिए किस तरह से वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। लेकिन पलटकर वही सवाल जो मैंने पूछा था इसके पहले अवनिजेश अवस्थी जी से, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री पहुंचते हैं झारखंड, आदिवासियों को लुभाने के लिए कई तरह के ऐलान किए जाते हैं और सभी जानते हैं कि आदिवासी वोटर सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी उनकी तादाद ज्यादा है। वही स्थिति राजस्थान को लेकर, आज मीराबाई को लेकर यह कार्यक्रम है। क्या संदेश दे रही है बीजेपी इसके जरिए? लक्ष्मीकांत जी, कामकाज के जरिए वोट लेना चाहिए ना, कि अगर कांग्रेस ने काम नहीं किया है तो उस पर घेरो और हमने जो काम किया है राजस्थान में उसके आधार पर वोट मांगो। देखिए चित्रा जी, मैं उम्मीद करूंगा कि जिनको डिबेट करने का बहुत अनुभव है वो बीच में नहीं बोलेंगे। आप इस बात को समझिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारत में चुनाव तो हर तीसरे महीने में होते हैं। अभी 5 दिन पहले मध्य प्रदेश का चुनाव निकल कर गया है, अभी 5 दिन के बाद में तेलंगाना का चुनाव है। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री अपनी आस्था को छोड़ दें? भारत के प्रधानमंत्री अपनी आस्था को अपने आचरण में बसाए हुए हैं, और ना केवल बसाए हुए हैं बल्कि उसका प्रकटीकरण जहां करना होता है वहां करते भी हैं। ना केवल देश में बल्कि आप देखते हैं कि दुनिया में जहां जाते हैं वहां भारत के प्रधानमंत्री अपनी आस्था को अपने आचरण में साथ रखते हैं। दूसरी बात, आज भारत के प्रधानमंत्री अगर मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में जा रहे हैं तो भारत के प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में खिलाया। ठीक है, आपका ये कहना है कि पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में हिंदुस्तान शामिल हो चुका है, आगे के लिए तीसरी अर्थव्यवस्था का लगातार जिक्र भी करती है बीजेपी। लेकिन इन सब के बीच 25 तारीख को जब वोटिंग होगी तो राम के नाम पर या फिर हनुमान के नाम पर कौन किसको कितनी टक्कर दे पाता है, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही।